सुबह के 10:30 बजने को आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें सीएम बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत का दौरा करेंगे। सीएम आज बागेश्वर में कोविड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक का कार्यक्रम भी है। सीएम पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां पर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत चंपावत जाएंगे। कोविड सेंटर के निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग का भी प्रोग्राम है। तो आज का दौरा शुरू हो चुका है और आज हम आपको बता रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत जो हैं 2 दिन के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे पर 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, जिसमें आज के दिन यानी कि रविवार के दिन कुमाऊं के 2 दिन के दौरे में आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ की तरफ कूच करेंगे। बढ़ते हैं आगे, मॉनसून सीजन की बात करते हैं, जिस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को बैठक ली है, जिसमें सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए कि तहसील ब्लॉक स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम बने। किसी भी क्षेत्र में आपदा पर रिस्पांस टाइम बेहद कम होना चाहिए। सभी डीएम अपने लोकल नेताओं के साथ फोन पर कांटेक्ट में रहें। संवेदनशील इलाकों में रिलीफ कैंप के लिए जगह खोजी जाए और पहाड़ी इलाकों में खाद्यान्न की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा भी कर दी। ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड में संक्रमण में माता पिता को खो दिया है अपने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे अनाथ बच्चों की उम्र 21 साल होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। बच्चों को हर महीने 3000 भरण पोषण दिया जाएगा। ये भत्ता बच्चों को दिया जाएगा। अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए नियम बनाए जाएंगे। 18 साल के होने तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा। ये जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को दी जाएगी। और आइए जल्दी से आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं प्रदेश से, जिसमें कल यानी कि एक बार फिर से कम संक्रमित लोगों का आंकड़ा देखा गया है। राज्य में कल 3000 से कम केसेस आए हैं। 24 घंटे में 2903 नए मामले आए हैं। 64 मरीजों की जान गई है 24 घंटे में। 8164 कोरोना मरीज रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में एक्टिव केसेस 57,000 के पार हैं। और जो कल मामले आए हैं 2903, उसमें सबसे ज्यादा देहरादून से 610 मामले आए, जिसके बाद हरिद्वार से 465 नए मामले आए हैं। आइए बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में बीमारी के जरूरी इंजेक्शंस की भी कमी पाई जा रही है। अकेले एम्स में अब तक आ चुके हैं 64 मरीज। 5 लोगों की जान गई है। 1 मरीज ठीक होकर घर भी लौटा है। लेकिन इस वक्त भी 58 मरीज एम्स में भर्ती हैं। कोविड मरीजों के लिए यहाँ पर 3 वार्ड बनाए गए हैं। 58 मरीज ब्लैक फंगस के। उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की महामारी जो है, इसको घोषित करने के बाद बिना दवा इलाज कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि दवा नहीं मिल रही है और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिस के बाहर शनिवार को ऐसे लोगों की लाइन लगी रही जिनके अपने इस वक्त ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां अभी तक ब्लैक फंगस के 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस का इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बकायदा मरीज की डिटेल के साथ कागजी कार्यवाही भी करनी पड़ती है और यही बात लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हम कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो रेगुलर बोलते हैं कि कल दे देंगे, कि कल आएगी नाइट में गाड़ी, हम सुबह दे देंगे। हम रेगुलर आ रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बस कि हमें इंजेक्शन जो भी है एंथ्रोसिन बी
वो यहाँ सीएमओ कार्यालय से मिलेगा। लेकिन हम 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई जवाबदेही है इनकी। मैं लगातार सीएमओ दफ्तर में फोन कर रहा हूँ, डीजी को फोन कर रहा हूँ, डिप्टी सीएमओ को फोन कर रहा हूँ कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दे दीजिए। इतना लंबा प्रोसेस पहले आपने बना रखा कि प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो दून अस्पताल में साइन होंगे, दून अस्पताल के साइन के बाद वो डीजी के दफ्तर में या सीएमओ के दफ्तर में आएगा, सीएमओ के दफ्तर में 3-3 दिन लोगों को धक्के खाते हुए हो गए, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के एक मरीज को इलाज के लिए कम से कम 50 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पास सिर्फ अभी 85 इंजेक्शन आए, जिसमें 30 गढ़वाल और 20 कुमाऊं मंडल को दिए गए। मतलब सिर्फ एक मरीज के इलाज भर के इंजेक्शन ही उपलब्ध है। हालांकि सरकार का कहना है कि इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। ब्लैक फंगस की दवाई जो है अभी हमारे स्टेट को उपलब्ध कराई गई थी, बहुत कम मात्रा में 50 इंजेक्शन केवल आए थे, लेकिन उसमें से 30 जो है हमारे गढ़वाल मंडल को और 20 जो है कुमाऊं मंडल को वितरित किए गए थे। लेकिन जिस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, कम से कम 50 इंजेक्शन एक पेशेंट की आवश्यकता होती है मिनिमम। देखिए अभी ये एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने रिक्वेशन भेजी भी है कि ताकि शीघ्र हम पे इंजेक्शन आए और उसकी उपलब्धता बने। जो कोई दवाई नहीं आती है तो उसके बाद उसको आने में टाइम तो लगता है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में बढ़े हुए मामलों ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की टेंशन बढ़ा दी। आपको बताते हैं कि चुनावी साल की इस मुश्किल में सरकार और संगठन जनता के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। वहीं कहीं नहीं कहीं चिंता भी चुनाव की सताई जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की टेंशन बढ़ा दी है और यही वजह है कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन में 2 वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सांसद, महामंत्री सभी को जेपी नड्डा ने समझाया कि कोविड के वक्त में मदद में कोई कमी न रह जाए। चुनाव इस समय चुनाव तो किसी के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय मानव मात्र को बचाना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर जो बूथ का नेतृत्व है वहां तक एक ही हम लोगों के दिमाग में है कि हर आदमी को कैसे बचाया जा सके। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार का ये आखिरी साल है और चुनावी साल में मार्च में मुख्यमंत्री बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, फिर कोविड आफत बनकर टूट पड़ा और अब मॉनसून जैसी बारिश मई के महीने में ही डराने लगी है। ऐसे में मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती 2022 में मुश्किल बढ़ा सकती है। इसलिए सरकार से लेकर संगठन तक कोविड मैनेजमेंट और मीटिंग्स में जुटे हैं। कोरोना है, सेवा है, विधायक अपने क्षेत्र में ठीक से काम करें, सांसद काम करें, अपने जिला अध्यक्ष जिले में काम करें और अब लगातार गांव की तरफ कोरोना का प्रभाव बढ़ा है तो तुरंत जाकर वहां गांव में सेवा के भाव में लगें, उनका RT-PCR टेस्ट कराने में सहयोग करें। इस समय हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती है कोविड, जो कोविड से महामारी से कैसे उससे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे छुटकारा पाना है, कोविड को कैसे हराना है, यह हम सब के सामने लक्ष्य है। चुनाव तो अभी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नई योजनाओं पर इससे पहले काम शुरू करते कि कोरोना की दूसरी लहर ने माहौल बदल दिया। कई घर बर्बाद हो गए। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन से लेकर प्रदेश संगठन तक जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल से खबर, जहां पर 30 बेडों का नया ICU निर्माण में लापरवाही पर कार्यदायी संस्था को जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। काफी समय के बाद भी ICU निर्माण में लापरवाही और बहानेबाजी को जिला प्रशासन ने बढ़ते देख कोविड संक्रमण के दौर में बेहद गंभीरता से लिया। हालांकि नोटिस मिलने पर कंपनी के काम में तेजी देखी जा रही है। उनको 20-25 दिन का समय और अतिरिक्त दिया हुआ है। उतने दिन का हम समय को वेट कर लेंगे। प्रतिदिन उनका क्या प्रगति उसका अनुश्रवण करेंगे। अगर काम में थोड़ा भी लापरवाही होता है तो उसका मैं नोटिस दोबारा जारी करूंगा। उनको मैंने पूर्व में नोटिस जारी कर रखा है। कोविड की इस महामारी में सभी अस्पतालों में बेड्स खाली नहीं है, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच में चंपावत के लोहाघाट अस्पताल में
ज्यादातर बेड्स खाली हैं। मरीज, तीमारदार सब ये कह रहे हैं कि यहाँ जरूरत भर का भी पानी नहीं है, जिसमें अस्पताल में ज्यादातर बेड खाली दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन जल संस्थान के आगे कई बार गुहार लगाने के बाद पानी नहीं मिलने की बात कह रहा है। एडमिट है तो उनको वही ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनको ऑक्सीजन मिल गया है और मेडिसिन उनको मिल रही है लगातार। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की पानी की दिक्कत है। अस्पताल में जो है, जो जिला चिकित्सालय हमारा लोहाघाट का है, उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सर, पानी की दिक्कत तो बहुत पहले से चली आ रही है। पानी जल संस्थान वाले 15 मिनट से आधे घंटे के टाइम बस पानी इतने टाइम के लिए देते हैं, तो यहाँ पेशेंट के एडमिशन पहले कम थे, काम हो जाता था उस पानी में, लेकिन अब एडमिशन बढ़ गया। कोविड के पेशेंट एडमिट हैं, उन्हें पानी चाहिए, लेकिन जन संस्थान से प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर पुलिस की सख्ती का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा। पुलिस ने कोरोना की दूसरी लहर में जिले में 17,000 लोगों के चालान किए। सुबह बाजार खुलने पर भीड़ को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। 17,000 के लगभग जो है चालान हो चुके हैं बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के मिलाकर के। इसमें 25 लाख का अभी तक संयोजन शुल्क पुलिस द्वारा लिया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस लगातार इसमें जागरूकता अभियान भी चला रही है। लोगों को इस बारे में विशेष रूप से जागरूक चलाने के लिए अभियान चल रहे हैं। तो अल्मोड़ा जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स में भारी भीड़ की खबर दिखाई गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जिले में 100 से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स बना दिए गए हैं। इसके साथ दूसरे सेंटर्स पर भी लोग जा रहे हैं, जिससे सभी लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। हम लोगों ने हमारे आज के दिन में 100 से ज़्यादा हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं, और जैसे जैसे वैक्सीन हमारे आ रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में नीचे स्तर तक हमारा वैक्सीनेशन हो। तो जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलता जाएगा हम लोग वैसे प्लानिंग करते जाएंगे। कोविड के बीच में बीजेपी का प्रदेश संगठन अपनी तैयारियों में भी जुटा हुआ है। आज से 25 मई तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक संगठन के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इसके साथ ही मदन सिंह कौशिक 27, 28 और 13 जिलों का 27 से 28 में को दौरा करने वाले हैं। कौशिक की कोशिश है कि कोविड मैनेजमेंट देखने के साथ साथ कार्यकर्ता और जनता की नब्ज टटोलने की उनकी एक कोशिश रहने वाली है। पूरे दिन हम जिला के समीक्षा बैठक करेंगे। जिलों में जिला अध्यक्ष होगा, जिला पदाधिकारी होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, वहाँ के मंडल अध्यक्ष होंगे, और ये बैठक हमारी कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, इसमें कि हम अपने 14 के संगठनात्मक जिले सब में हम इस बैठक को पूरा करेंगे। उसके बाद मेरे जिलों के दौरे शुरू हैं। कब से? 27 या 28 से शुरू कर दूँगा। सभी 13 जिलों का दौरा। हरिद्वार जिले से खबर, जहां पर हरिद्वार जिले के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा कोरोना जांच के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे पे छोटा फोन है और रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, और सरकार को चाहते हैं कि हमारे वैक्सीन लगे ना। परिवार में हमारे पे बड़ा फ़ोन है कोई, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन लगे। वहाँ भी गए थे, यहाँ इनका कार्यालय है, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ अब इस समय हर गांव के अंदर टेस्टिंग भी तेज़ी कर दी गई है, और जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको घर में आइसोलेट करके उनको वहाँ पर पूरा पैकिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते तो उनको जो भी उचित स्थान है उनको हॉस्पिटलों में लाकर भर्ती किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है। इस ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
कोरोना काल के बीच सेना भर्ती प्रक्रिया पूरी करा पाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। युवाओं के फिजिकल से लेकर रिटर्न टेस्ट तक कोरोना गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में भी कोरोना से बचाव के साथ ही प्रक्रिया चल रही है। युवाओं के लैंसडाउन आर्मी एरिया में एंट्री करते ही उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही उनके सामानों को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। डायरेक्टर रिक्रूटिंग कर्नल विनीत ने बताया कि युवाओं की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही सेना कैंप में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में इनको भेजा जाएगा। जो बच्चों का जब इंटरव्यू हो जाएगा और जब वो फाइनली डिस्पैच हो जाएंगे तो उनको सेंट्रली हम कोटद्वार में विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में 14 दिन क्वारंटीन के लिए भेजेंगे। जब क्वारंटीन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए वापस उनको गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन बुलाया जाएगा। और इस समय दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई है। सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पहलवान सागर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार की गिरफ्तारी की गई है। स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से छानबीन की जा रही थी सुशील कुमार की साथी की हत्या का आरोप। सुशील के साथी को गिरफ्तार किया गया है। सुशील के साथ साथ 1 लाख रुपए का इनाम सुशील कुमार पर घोषित था। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और छत्रसाल स्टेडियम मर्डर में वांटेड पहलवान सुशील कुमार को आज यानी कि रविवार के दिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। सुशील के साथ साथ उसका साथी अजय कुमार भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि एक तरफ पुलिस और एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित शवों को जला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोहाघाट की तस्वीरें बिल्कुल उलट है। यहां पर गांव के लोग गुस्से में आके पुलिस वालों के साथ ही बहस करने पर उतारू हो गए। कोरोना संक्रमित महिला के शव के दाह संस्कार पर दूसरे गांव के लोग गुस्से में आ गए। तस्वीरें आपके सामने। भारतौली के पास सड़क बंद हो गई। प्रशासन ने 2 चौड़ी गांव के नदी से लगे हुए क्षेत्र को दाह संस्कार के लिए चुना, लेकिन दूसरे गांव के लोग हंगामा करते हुए नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने ऋषेश्वर घाट में महिला का अंतिम दाह संस्कार किया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसका असर अब दिखने लगा है। अस्थि विसर्जन के लिए अधिकतम 4 लोगों को ही आने की परमिशन है। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। इसके साथ ही दोनों ही कामों के लिए आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। इस समय हर की पैड़ी पर इक्का दुक्का ही अस्थि विसर्जन होते हुए नजर आ रहा है। शमशान घाटों के बाहरी जिलों में से आने वाले लोगों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। जो भीड़ वगैरह लेके आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, और जो 2-4 लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से आया हूँ पिताजी का अस्थि संस्कार के लिए। तो कुछ नहीं है, हाँ रिपोर्ट देखी गई थी। लास्ट राइड्स के लिए जो है 20 लोगों का जो है वो संख्या जो है जीवों के अनुसार निर्धारित है। इसमें जो बाहरी राज्यों से आने के लिए भी जो है जो रूल्स है, इसमें विशेषकर राजस्थान से भी काफ़ी बसेस में भी आते हैं, उनके लिए भी जो है वो स्पेसिफिकली रूल्स निकाल करके अभी सर्कुलेट कर दिया गया है। तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कई परिवार इसकी चपेट में आए हैं। ऐसे में उन परिवारों पर इसका ज्यादा असर हुआ है जिनके घर में काम करने वाले ही बीमार पड़ गए। हालांकि इनकी सेवा के लिए अन्नपूर्णा रसोई आगे आई है। देखिए इस रिपोर्ट को। रामनगर में कोरोना पीड़ितों के परिजनों की भोजन का जिम्मा हरि शरणम सेवा समिति की अन्नपूर्णा रसोई ने उठाया है। इस रसोई के सदस्यों को आपको सिर्फ एक फोन करना है और उसके बाद समिति के लोग आपके घर तक खाना पहुंचाने पहुंच जाएंगे। तो इस कोविड काल में फिर
महाराज जी के बारे में प्रेरणा हुई और शहर के नागरिक जनों के द्वारा के सहयोग से हमने इस बार कोविड के लिए जो पीड़ित परिवार हैं इन लोगों के लिए भोजन सेवा का प्रारंभ करा, जिसमें कि लगभग काफ़ी लोगों को भोजन जा रहा है और अभावग्रस्त लोग जो इस समय भोजन नहीं बना पा रहे या उनके पास भोजन बनाने के साधन नहीं है, वो भी हमारे पास इस रसोई में आके भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इन लोगों के पास दिन और रात में इन दिनों 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। ये भोजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन सर ये 250 से 300 के बीच में पैकेट जा रहे हैं हमारे रोज सुबह शाम के, और जगह जगह जहाँ जहाँ कोविड के पेशेंट जो हैं घर में किसी के नहीं होते हैं, मतलब खाना बनाने वाले, तो उनको भी पहुँचा दे रहे हैं। और जो लोग असहाय लोग हैं जो अपने असमर्थ हैं बनाने में, उनको भी पहुंचा रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर जो है बैठा के भोजन करा रहे हैं। इस रसोई से जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, वहीं इस रसोई ने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है, जिसके बाद इस रसोई को कोरोना काल के बाद भी गरीबों के लिए चलाते रहने का फैसला लिया गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए 11 बजे की 11 खबरें।